नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की वो करने जा रहे हैं जिससे पुतिन की गर्दन उनके कब्जे में आ जाएगी। यूक्रेन से बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट्स आ रही हैं और इस डेंजरस प्लान का कच्चा चिट्ठा आज सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे। ये भी बताएंगे कि चीन ने 2 बहुत पावरफुल वॉरशिप कैसे वर्ल्ड वॉर भड़काने वाली एक्सरसाइज में उतार दिए हैं। धोखेबाजी के एक्सपर्ट कहे जाने वाले शी जिनपिंग रंगे हाथों एक्सपोज हो गए हैं और ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि चीन ने पुतिन की पीठ में छुरा घोंपा है। शी जिनपिंग ने गुपचुप तरीके से यूक्रेन को वो हथियार बेच दिए हैं जो पुतिन की सेना को मौत के घाट उतार रहे हैं। लेकिन कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले देखिए पुतिन की लाइफलाइन क्यों खतरे में आ गई है। क्या ज़ेलेंस्की अपने बंकर में बैठकर ऐसे ही बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं? एक बार फिर देखिए, जब मिसाइल पुल से टकराती है तो कमांड सेंटर में धमाका कैसा नजर आता है। क्या ज़ेलेंस्की पुतिन को दूसरा झटका और भी जोर से देने वाले हैं? क्या मॉस्को के बाद ज़ेलेंस्की के टारगेट पर पुतिन की लाइफलाइन आ चुकी है? क्योंकि ये हमला हुआ तो पुतिन पूरे यूरोप पर बम बरसा देंगे। पुतिन की लाइफलाइन क्या है? कैसे ज़ेलेंस्की पुतिन की सांसें थाम सकते हैं? क्या रूस का गला दबाने के लिए ज़ेलेंस्की एक बहुत बड़े मिसाइल अटैक का प्लान फाइनल कर चुके हैं? ज़ेलेंस्की की पुल वाली साजिश के बारे में सुनेंगे तो पुतिन की तरह आप भी हैरान रह जाएंगे। ये है पुतिन की वो लाइफलाइन जिसने क्राइमिया पर रूस के कब्जे को पिछले कुछ सालों में और मजबूत कर दिया है। ये है क्राइमिया ब्रिज। इस ब्रिज के सामरिक मायने बहुत ज्यादा हैं। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है। ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। लेकिन अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की अपनी सेना के कमांडर्स के साथ मिलकर इसी पुल को मिसाइल से उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन ओलेस्की डेनिलोव ने कहा है कि अगर क्राइमिया ब्रिज को निशाना बनाने के लिए हमें कोई मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। Танки «Леопард», бронетранспортери, протикорабельні ракети «Гарпун» – це те, що у вас є і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюсь до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу. Ми потребуємо посилення санкційного тиску на Росію. पश्चिमी मीडिया और उसके अखबार भी इसी खबर से पटे पड़े हैं। हेडलाइंस में बताया जा रहा है कि कैसे रूस का ये नया पुल ज़ेलेंस्की के टारगेट पर आ गया है। सब क्राइमिया ब्रिज की ही बात कर रहे हैं। पुतिन और उनकी सेना ने जब से ज़ेलेंस्की के इस प्लान के बारे में सुना है, तब से पुतिन की कुछ ऐसी ही तस्वीरों के ख्वाब आ रहे हैं। रूस को खतरा है कि ज़ेलेंस्की क्राइमिया ब्रिज का भी वही हाल कर सकते हैं जो उनकी मिसाइलों ने मॉस्को का किया। $3.5 अरब से ज्यादा की लागत से तैयार हुए इस पुल के 2 हिस्से हैं, यानी 2 समानांतर पुल बनाए गए हैं। इनमें एक रेल यातायात के लिए है जिससे पुतिन तेजी से अपनी फौज की तादाद क्राइमिया में बढ़ा सकते हैं। ऐसी तस्वीरें कई बार आई हैं जब रूस के टैंक इसी रास्ते से क्राइमिया तक पहुंचाए गए।
वहीं दूसरा रास्ता गाड़ियों के लिए है। क्राइमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने इस पर कब्जा किया और फिर यहाँ जनमत संग्रह करा के इस पर अपना हक जताया। 2014 में ही रूस ने इस पुल को बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया और 2018 में इसे तैयार कर दिया। खुद पुतिन ने इस पुल का उद्घाटन किया था। उन्होंने खुद ट्रक चलाकर इस पुल को पार किया था। ट्रकों का काफिला लेकर वो क्राइमिया गए थे। पुतिन का ट्रक ड्राइवर के तौर पर क्राइमिया पहुंचना रूस की ताकत का एक और मुजाहिरा था। लेकिन इससे भी बड़ी पावर प्रोजेक्शन पुतिन ने जून 2020 में की, जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाला रेलवे पुल भी तैयार हो गया। तब भी उद्घाटन पुतिन ने ही किया, जब वो उसी ट्रेन के इंजन में बैठकर क्राइमिया तक गए। पुतिन ने दुनिया को दिखा दिया कि अब क्राइमिया को उनसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका और यूरोपीय संघ पुतिन की इस सीनाजोरी से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है और आज भी वो क्राइमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानता। अब सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की इसी पुल को टारगेट करके क्राइमिया की बेइज्जती वाला बदला लेंगे? सवाल ये भी कि अगर ज़ेलेंस्की ने ऐसा हमला किया तो क्या वो यूरोप को खतरे में डाल देंगे और नौबत वर्ल्ड वॉर की आ जाएगी? ऐसी नौबत क्यों आ सकती है? इस ब्रिज और इसकी पुतिन के लिए क्या अहमियत है, आप उसे देखकर बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्राइमिया ब्रिज सिर्फ व्लादिमीर पुतिन का गुरूर ही नहीं, बल्कि सामरिक लिहाज से भी ये रूस के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये समंदर पर बना 19 किलोमीटर लंबा पुल कहा जाता है, जो क्राइमिया और रूस के मेनलैंड को जोड़ता है। ये पुल अज़ोव सागर और काला सागर के बीच बनाया गया है। ये पुल क्राइमिया और रूस के बीच कर्च स्ट्रेट, जो एक समंदर का छोटा सा गलियारा है, उसके दोनों किनारों को कनेक्ट करता है। इस पुल पर हमला हुआ तो क्राइमिया रूस से कट जाएगा। ये पुल टूटा तो क्राइमिया को किसी भी युद्ध में बचाकर रखना रूस के लिए मुश्किल होगा। इस पुल को अब नेपच्यून या उसकी जैसी मिसाइल से तबाह करने की प्लानिंग की जा रही है। अब देखिए कि अगर यूक्रेन ने फिर नेपट्यून मिसाइल से हमला किया और वो भी क्राइमिया के ब्रिज पर, तो वो अटैक कैसे लॉन्च किया जाएगा? नेपट्यून मिसाइल को यूक्रेन की फौज समंदर के आसपास उस किनारे से लॉन्च करेगी जहां अब भी रूस का कब्जा नहीं हुआ है। नेपट्यून को फायर किया गया तो वो कुछ इस तरह अपने टारगेट की तरफ बढ़ेगी। दुश्मन के रडार से बचने के लिए ये मिसाइल अपने टर्मिनल फेज यानी आखिरी दौर की उड़ान के दौरान समंदर की सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है। जब टारगेट करीब आता है तो ये 3 मीटर तक की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यही वजह है कि किसी वॉरशिप के क्लोज इन वेपन सिस्टम भी इसे आसानी से नहीं रोक पाते। यहाँ तो रूस का एक पुल है जिसे बचाने के ऑप्शन भी पुतिन के पास बहुत कम होंगे। इसका भी वही हाल होगा जो रूस के मिसाइल क्रूजर मॉस्कोवा का हुआ। ये मिसाइल समंदर की सतह से चिपक कर उड़ती है। इस रफ्तार पर किसी मिसाइल को निशाना बनाना आसान नहीं होता। इसी तरह ये मिसाइल मॉस्कोवा के करीब पहुंच गई थी और फिर हुआ ऐसा धमाका जिसने रूस की नेवी को हिलाकर रख दिया। यूक्रेन ने इस हमले में 2 नेपट्यून मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। इस हमले में इससे भी ज्यादा मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती है। नेपट्यून मिसाइल आवाज की रफ्तार से कम स्पीड से चलती है, यानी करीब 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। करीब 4.5 मीटर लंबी इस मिसाइल का वजन 850 किलो से ज्यादा होता है। इसमें इसका वॉरहेड ही 150 किलो का होता है। दरअसल ये रूसी मिसाइल KH-35 का ही एक रूप है जिसके कई वर्जन हैं और इसकी रेंज 280 किलोमीटर तक मानी जाती है। अगर ज़ेलेंस्की ने इस हमले को अंजाम दिया तो समझ लीजिए कि पुतिन जिस गुस्से को मॉस्कोवा के डूब जाने के बाद पी गए, वो एक ऐसे खतरनाक हमले के साथ बाहर निकलेगा
जिसकी जद में पूरा यूरोप आएगा और फिर यूक्रेन की जंग विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगी। ये खतरा पूरी दुनिया जता रही है और भारत ने भी आगाह किया है कि यूक्रेन और रूस के बीच जल्द से जल्द युद्ध खत्म होना चाहिए। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। लेकिन रूस के सबसे खास वॉरशिप पर यूक्रेन का हमला पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका रहा है और इस बात में कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की इसे अब पुतिन के पुल पर भी दोहरा सकते हैं। Жаль, Росія відкинула пропозицію встановити великоднє перемир'я. Це дуже добре демонструє, як насправді керівники цієї держави ставляться до християнської віри, до одного з найбільш радісних та важливих свят. Але ми зберігаємо надію на мир, надію на те, що життя переможе смерть. यूक्रेन की ताकत अभी तक उसके डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम में है, चाहे वो रूस की एयरफोर्स को रोकना हो या फिर उसके टैंक को। जहां रूस के फाइटर जेट्स को रोकने के लिए यूक्रेन ने अपने 3 एयर डिफेंस सिस्टम का बखूबी इस्तेमाल किया है। इनमें बक एयर डिफेंस सिस्टम है, S-300 भी है और कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली स्टिंगर मिसाइल भी है। वहीं एंटी टैंक रोल में उसके पास जेवलिन से लेकर एनलॉ मिसाइल है, जिसने रूस के टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया है। मरियुपोल से लेकर कीव के आसपास रूसी टैंकों का कब्रिस्तान बनाने वाली ये मिसाइल अब भी पुतिन की फौज के लिए बड़ी दहशत बनी हुई है। एनलॉ मिसाइल ब्रिटेन से सप्लाई की गई है और अब ये यूक्रेन की सभी इन्फेंट्री यूनिट का हिस्सा बन चुकी है। एक एनलॉ मिसाइल होती कैसी है, ये इसके अनपैकिंग वाले वीडियो में देखिए। ये मिसाइल, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा है, इसको 2 हिस्सों में पैक किया जाता है। पहले ऊपरी हिस्से वाली पैकिंग देखिए। इसे खोलेंगे तो अंदर काले रंग में एक और केस मिलेगा, जिसके अंदर एनलॉ मिसाइल लॉन्चर के साथ रखी होती है। 800 मीटर तक किसी टैंक को निशाना बनाने वाली ये मिसाइल टॉप एंगल से अटैक करती है और तब इसका निशाना बनने वाला टैंक पूरी तरह तबाह हो जाता है। वहीं रूस के मिसाइल क्रूजर को निशाना बनाने के बाद ज़ेलेंस्की ने पुल उड़ाने का जो मैसेज दिया है, उसका खौफ पुतिन की फौज को बहुत ज्यादा डरा सकता है, क्योंकि इससे समंदर के रास्ते रूस ने जो लाइफलाइन क्राइमिया तक तैयार की है, वो खत्म हो जाएगी। दरअसल 3 हफ्तों के अंदर ही रूस ने अपने 2 वॉरशिप खोए, जिसके बाद खतरा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 23 मार्च 2022 को मरियुपोल के पास रूस ने अपना लैंडिंग शिप ओर्स खोया और अब फिर 13 अप्रैल 2022 को ओदेसा के पास ब्लैक सी में रूस का फ्लैगशिप मिसाइल क्रूजर मोस्कोवा पर मिसाइलों से हमला हुआ। इसलिए यूक्रेन की धमकी को पुतिन कतई हल्के में नहीं ले सकते। वो अपनी 2 बहुत ही खतरनाक नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल मॉस्को को डुबाने में इस्तेमाल कर चुका है। क्या अब ऐसे ही शोले पुतिन के पुल को भी उखाड़ फेंकेंगे? पूरी दुनिया की नजर अब क्राइमिया ब्रिज पर बनी हुई है। मारियुपोल की खूनी मिस्ट्री के बारे में आपको बता रहे हैं। पुल पर हमला हो ना हो, लेकिन पुतिन के हमलों ने यूक्रेन के एक शहर को खुले हुए कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। मारियुपोल में चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। रूस दावा कर रहा है कि शहर पर उसका कब्जा है, लेकिन ज़ेलेंस्की के एक बात ने इस दावे पर ब्रेक लगा दिया है।
तस्वीरों के साथ रूस ने मारियुपोल पर कब्जे का दावा कर दिया है। कहीं जश्न मन रहा है, तो कहीं रूस का झंडा बुलंद किया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने तो मारियुपोल की जीत पर अपनी सेना को बधाई तक दे डाली। Таком бы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела. लेकिन मारियुपोल में पिक्चर अभी बाकी है। मारियुपोल में रूसी सैनिकों से लोहा लेती यूक्रेन की ये अजोव बटालियन है, जो किसी भी कीमत पर मारियुपोल पर कब्जे से इनकार कर रही है। अजोव बटालियन का कोई भी सैनिक अपनी मातृभूमि के 1 इंच पर भी रूसी अधिकार नहीं देखना चाहता। उन्हें मारियुपोल को आजाद करा लेने जैसे जुमलों से सख्त नफरत है। Сейчас через Харьковскую область, через Изюм стягиваются все войска, которые хотят перекидывать на Донбасс. Поэтому такие ключевые точки — это Волчанск, Купянск и Изюм. Они перекидывают это через Харьковскую область, и также какой-то процент перекидывают на сам Харьков. То есть вчера были бои, यूक्रेन के अजोव यूनिट को हर उस टैंक से नफरत है जो उसकी धरती को रौंद रहा है। अजोव यूनिट के हर उस कमांडर को रूस से नफरत है जो यूक्रेन की धरती को नेस्तनाबूद करने के ऑर्डर दे रहा है। अजोव बटालियन के ड्रोन हैंडलर्स चुन चुन कर मारियुपोल से रूसी टैंकों का सफाया कर रहे हैं। एक तरफ रूस मारियुपोल में निर्दोष लोगों की लाशें गिन रहा है, तो अजोव बटालियन अपने लोगों का बदला दुश्मन के टैंकों से ले रही है। मारियुपोल शहर के बाहर रूसी टैंकों का कब्रगाह बनकर तैयार हो गया है। आप बस टैंक गिनते जाइए, आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन रूस के बर्बाद टैंक खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। मारियुपोल की जंग में यूक्रेन ने जबरदस्त फाइट बैक किया है। यूक्रेन ने दावा किया कि जिन टैंकों ने मारियुपोल शहर में तबाही मचाई, शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया, उन टैंकों को यूक्रेन के योद्धाओं ने ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन की सेना खासकर रूस को हर मोर्चे पर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। रूस यूक्रेन पर हमले कर रहा है, कभी मिसाइल दाग रहा है, तो कभी टैंक से गोले बरसा रहा है, और कभी लड़ाकू विमान के जरिए यूक्रेन के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के शहर शहर रूसी बमबारी से वीरान हो गए हैं। ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहां के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है, क्योंकि रूस को यह पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शहरों पर कब्जा जमाना होगा। लेकिन आजोव हार मानने को तैयार नहीं। Пойти полностью на Донбасс, проиграть, и, скорее всего, он пропадет. Поэтому и после этого упадет режим, и тогда уже можно будет о чем-то разговаривать. Да, сейчас никаких соглашениях речи не может быть. पूरे मारियुपोल में यूक्रेन के सारे सैनिक या तो मार दिए गए या फिर कैद कर लिए गए। लेकिन यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की अजोव बटालियन के 800 सैनिक ऐसे हैं जो आज भी एक हारे हुए शहर को बचाने के लिए मोर्चा ले रहे हैं। यूक्रेन के मारियुपोल शहर में जो हुआ है, इसे महसूस करने के लिए सबसे पहले मारियुपोल के खौफनाक मंजर को देख लीजिए। ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। ये शहर रूस के प्रचंड हमलों से कांप उठा है। जंग के मैदान से आई इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को डरा रखा है। ऐसी ही भयावह तस्वीरों के बीच मारियुपोल से आई तस्वीरें इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई हैं। शहर में इतनी तबाही हुई है कि लाशें गिनना नामुमकिन हो गया है। रूसी सेना ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। यूक्रेन पर एक ही दिन में रूस ने 1100 हमले किए।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास में भाड़े के 20,000 सैनिक तैनात किए हैं, जिनमें वैगनर ग्रुप और चेचन आर्मी भी शामिल है। इसके पहले रूस की सेना की तरफ से दावा किया गया कि मारियुपोल पर कब्जा हो चुका है, लेकिन बाद में वहां दोबारा लड़ाई शुरू होने की खबरें आईं। अब ज़ेलेंस्की ने बताया कि इसके पीछे यूक्रेन के सैनिकों का हौसला है, जो संख्या में कम होने के बावजूद मारियुपोल से पीछे नहीं हटे। मारियुपोल में हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन यूक्रेन के सैनिक युद्ध भूमि छोड़ने के लिए तैयार नहीं और अब भी लड़ रहे हैं। Цієї відповіді президента Російської Федерації, але якщо вірити тому, що написано, і те, що ви зараз озвучили, наскільки я розумію, складно сказати, що можна робити з людьми, яким байдуже. मारियुपोल से अजोव बटालियन भी लगातार कई तरह के वीडियो रिलीज कर रही है, जिससे रूस पर दबाव बनाया जा सके और अपने लोगों का मनोबल बढ़ाया जा सके, जिससे हर पल मंडरा रहे मौत के डर को दूर भगाया जा सके। ये वही अजोव फाइटर्स हैं जिनका प्रयोग यूक्रेन चेचन फाइटर्स के खिलाफ कर रहा है। अजोव फाइटर्स महायुद्ध से पहले यूक्रेन के नागरिकों को हथियार की ट्रेनिंग देने में भी शामिल रहा है। अजोव बटालियन की शुरुआत मई 2014 में हुई थी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने हवाई हमले में रूस के कई हथियार तबाह किए, जिसमें रूसी सैनिकों की मौत का भी दावा किया गया। यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन के लिए पुतिन ने पहले अटैक एंड विन की रणनीति पर युद्ध शुरू किया था। उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और दुनिया को उससे दूर रहने की धमकी तक दे डाली। फिर धीरे धीरे खार्किव, चेर्नोबिल, चेर्निव और दूसरे इलाकों पर कब्जा करते हुए कीव की ओर बढ़ते रहे। लेकिन इस रणनीति में रूसी सेना को अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा। आंकड़ों की माने तो यूक्रेन ने अब तक रूस के 21,200 सैनिक, 838 टैंक, 2,162 बख्तरबंद गाड़ियां, 397 आर्टिलरी यूनिट, 138 मल्टी रॉकेट लॉन्चर, 138 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, 176 लड़ाकू विमान, 153 हेलीकॉप्टर और 172 ड्रोन मार गिराए। Російські війська використовували авіацію для того, щоб знищувати навіть укриття, про які вони точно знали, що там немає нікого, окрім цивільних людей. За час бойових дій Росії проти Маріуполя в місті जानकारों की माने तो अगर पुतिन की सेना ठिकाने बनाकर हमले करने की रणनीति पर काम करेगी तो यूक्रेन का युद्ध अब लंबा खिंचेगा, क्योंकि ना तो ज़ेलेंस्की हार मानने वाले हैं और ना ही झुकने वाले हैं, क्योंकि ये अंत नहीं, ये तो आगाज है। ज़ेलेंस्की के बदले की शुरुआत है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नई वॉर स्ट्रैटेजी सामने आई है और इस स्ट्रैटेजी के तहत चीन अपने दुश्मनों को डराने में लगा हुआ है। इसी रणनीति के तहत शी जिनपिंग ने चीन के उस राज से पर्दा उठाया जिसे शी की सेना रहस्य के 7 ताले में बंद करके रखती थी। चीनी नौसेना ने दुनिया को पहली बार अपने टाइप 75 एम्बिफियस युद्धपोत को दिखाया। बड़ा सवाल है, ऐसा करने के पीछे शी जिनपिंग का मंसूबा क्या है? क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है? जवाब आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में जरूर मिलेगा। ताकत बढ़ा रही है शी की सेना। बड़ी जंग की तैयारी में चीन। समंदर का सिकंदर बनने में लगा है चीन। शी जिनपिंग का बहुत बड़ा षड्यंत्र। समंदर में आग लगाने का जंगी प्लान। इस वीडियो के जरिए चीन ने वो किया है जो पहले कभी नहीं करता था।
ये चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नई वॉर स्ट्रेटेजी है। समंदर में अपने महाबली का ऐसे मुजाहिरा कर चीन अपने दुश्मनों को डराने में लगा है। चीनी नौसेना ने दुनिया को पहली बार अपने टाइप 75 एम्फीबियस युद्धपोत को दिखाया है। अपने उस राज पर से पर्दा उठाया है जिसे शी की सेना पहले रहस्यों के साथ ताले में बंद करके रखती थी। बड़ा सवाल है, ऐसा करने के पीछे शी जिनपिंग का मंसूबा क्या है? क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी में लगा है? युद्धपोत दिखाकर क्या चीन दुश्मनों को डराने में लगा है? क्या ये बाइडेन को शी जिनपिंग की सीधी चेतावनी है, या फिर ताइवान पर दबाव बनाने का नया प्लान है? चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी युद्ध वाली तैयारियों पर रहस्य का पर्दा डाले रहती थी। पीएलए के बारे में दुनिया के पास ज्यादा डिटेल्स नहीं है। चालबाज चीन ना तो अपने सैनिकों का ब्यौरा जारी करता था और ना ही अपने हथियारों की जानकारी देता था। लेकिन लगता है कि शी जिनपिंग के आदेश पर चीन ने अब अपनी स्ट्रेटेजी को बदल डाला है और उसी बदलाव के तहत चीन की नेवी ने पहली बार अपने दूसरे टाइप 75 एम्फीबियस असॉल्ट शिप के कमीशनिंग का वीडियो जारी किया है। चीन का दावा है कि ये खास युद्धपोत पानी के साथ साथ जमीन पर भी चल सकता है। दावा तो यहाँ तक है कि समंदर में आग लगा देना इसके लिए पल भर का काम है। चीन की नौसेना ने अपने इस दूसरे टाइप 75 एम्फीबियस शिप को नाम दिया है गुआंगशी। इस जहाज पर हेलीकॉप्टर उतारने की भी क्षमता है। इसमें खास हेलीकॉप्टर लैंडिंग डॉक्स बनाए गए हैं ताकि आइलैंड और समंदर के किनारों पर फौरन पहुंचा जा सके। हालांकि चीन ने अपने नए जहाज की क्षमता के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक टाइप 75 वाले युद्धपोतों में 1 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान, 2 ही विमान और हेलीकॉप्टर के अलावा 100 से ज्यादा सैनिक दस्ते, उनकी बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य साजो सामान को ढोने की क्षमता होती है। चीन का ये एम्फीबियस शिप मिनटों में दुश्मन देशों के समुद्री किनारों पर हजारों की संख्या में चीनी सैनिकों को पहुंचा सकता है। ऐसे में ये उन देशों के लिए सीधा खतरा है जिनका चीन के साथ समुद्री विवाद है। खास तौर पर ताइवान के लिए ये सीधी चुनौती की तरह है, जिसे अपने नक्शे में मिलाना शी जिनपिंग की टास्क लिस्ट में टॉप पर है। चीन साउथ चाइना सी के बड़े हिस्से पर अपना दावा करता है। इसे लेकर वो ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनेई के साथ उलझ भी चुका है। खासकर ताइवान इस वक्त चीन की नजरों में सबसे बड़ा कांटा है। खुद अमेरिकी सेना यह आशंका जता चुकी है कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। अंदेशा है कि जैसा रूस यूक्रेन में कर रहा है, ठीक उसी तरह चीन ताइवान में करने की साजिश रचकर तैयार है। बस इसे हरी झंडी दिखाना बाकी है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने टाइप 075 एम्फीबियस हमले वाले जहाजों का निर्माण और कमीशन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहाज तकनीकी रूप से विश्वसनीय साबित हुआ है। दूसरा टाइप 075 युद्ध क्षमता बहुत तेजी से हासिल करेगा, क्योंकि पहले जहाज ने कई सफल अनुभव हासिल किए हैं। टाइप 075 के शामिल होने के साथ ही पीएलए नौसेना दूर समुद्र और एम्फीबियस संचालन में अब ज्यादा आश्वस्त हो जाएगी, क्योंकि ऐसे जहाजों के एम्फीबियस लैंडिंग मिशन में अहम फायदे हैं। ग्लोबल टाइम्स में छपा है, उसे गौर से पढ़ने पर यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि इस नए युद्धपोत के जरिए चीन ताइवान पर चंद मिनटों में ही बहुत बड़ा हमला कर सकता है।
असल में चीन के सामने ताइवान की ताकत कहीं भी नहीं ठहरती। दोनों देशों में लड़ाई हुई तो चीन के पास इतनी शक्ति है कि वो बस 2 घंटे के भीतर ही खेल खत्म कर सकता है। कई जानकारों का तो मानना है कि जब तक अमेरिका आएगा उससे पहले ही खेल खत्म हो जाएगा। ऐसे में समंदर में टाइप 75 एम्फीबियस असॉल्ट शिप को उतारने और युद्धाभ्यास में उसे शामिल करने के पीछे चीन की मंशा ताइवान को डराने की है। चीन के टीवी चैनल सीसीटीवी के मुताबिक चीन का ये नया गुआंगशी युद्धपोत युद्धाभ्यास के लिए अकेले समंदर में नहीं उतरा है, इसके साथ Z-8 हेलीकॉप्टर भी है। एम्फीबियस बख्तरबंद गाड़ियां भी है, साथ ही साथ टाइप 726 एयर कुशन लैंडिंग क्राफ्ट भी अब गुआंगशी के साथ मिलकर युद्धाभ्यास में शामिल हो चुका है। चीन जिस तरह से अपनी नौसेना क्षमता में इजाफा कर रहा है, उससे लगता है कि चीन दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। दोनों जगहों पर चीन लगातार अपनी मौजूदगी बढ़ाता जा रहा है। यहां तक कि 35 लाख वर्ग किलोमीटर वाले दक्षिण चीन सागर में चीन ने एक आर्टिफिशियल द्वीप भी बना लिया है, जो बंदरगाह से लेकर हवाई पट्टी से लैस है। इसके अलावा चीन ने वहां कई छोटे छोटे सैनिक अड्डे भी बनाए हैं। चीन के पास नंबर्स में बड़ी सेना हमेशा से थी, लेकिन इस आर्मी में कई कमियां थी और कई हिस्सों में ये बटी हुई थी। लेकिन 2016 में शी जिनपिंग ने कैसे पीएलए की पूरी तस्वीर बदल डाली, उसे इस बयान से समझ सकते हैं। मैं हर एक थिएटर कमांड को ऑर्डर देता हूं, आपको जो मिशन मिलेगा, पार्टी की तरफ से लक्ष्य मिलेगा, उसके लिए मजबूत सेना तैयार करनी है। मिलिट्री गाइडलाइंस और सीएमसी के सिद्धांतों का ख्याल रखना होगा। थिएटर कमांड को युद्ध के लिए तैयारी करनी होगी। ज्वाइंट कमांड बनाना होगा जो वफादार, युद्ध नीति में महारत हासिल हो, लड़ने का जज्बा हो और जीतना आता हो। वैसे तो ताइवान पर कब्जा जमाने का चीन का इरादा बरसों पुराना है, लेकिन सही मौका अब दिखाई दे रहा है। यूक्रेन युद्ध की तस्वीरों को देखकर शी को भी लगने लगा है कि अब ताइवान पर हमला करने का सही वक्त आ गया है। इसीलिए अब वो खुलेआम सांकेतिक धमकियों पर उतर आया है। ताइवान को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का कहना है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से चीन से मिलाना दोनों देशों के विकास के लिए जरूरी है। जब से रूस ने यूक्रेन से जंग शुरू की है, तब से एशिया में ताइवान को लेकर अब नए युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। चीन मानता है कि ताइवान उसका एक प्रांत है जो एक दिन फिर से चीन के नक्शे में मिल जाएगा। दूसरी ओर ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है। ताइवान का अपना अलग संविधान है, चीन से अलग चुनी हुई सरकार है, ताइवान की अलग सेना है, जिसके बारे में खबर है कि वो चीन से निपटने के लिए एडवांस मिसाइल और ड्रोन से हमले करने का प्लान बना रहा है। इस प्लान के तहत अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, तो जवाब में ताइवान चीन के एयरबेस को निशाना बनाएगा। शी के सैन्य ठिकानों पर क्रूज मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है। साथ ही साथ ताइवान के ड्रोन चीन की फायरिंग लोकेशन को अपना टारगेट बनाने के लिए तैयार हैं। ताइवान की सेना भी हमेशा चीन को दुश्मन मानकर युद्ध की तैयारी में लगी रहती है। ताइवान सेना की तैयारी, वीडियो नंबर 1। ताइवान सेना की तैयारी, वीडियो नंबर 2। ताइवान सेना की तैयारी, वीडियो नंबर 3।
सेना की तैयारी वीडियो नंबर 4। और ताइवान सेना की तैयारी का ये है वीडियो नंबर 5। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ताइवान की सेना की तैयारी किस लेवल की है। चीन अगर समंदर के रास्ते हमला कर दे तो उसके लिए भी ताइवान की नेवी तैयार है। ताइवान के तोप के गोलों पर PLA के सैनिकों के नाम लिखे हैं। इतना ही नहीं, ताइवान के लड़ाकू विमान आसमान की जंग में भी चीनी एयरफोर्स को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। ताइवान दक्षिण पूर्व चीन के तट से करीब 160 किलोमीटर दूर एक द्वीप है। ताइवान की सीमा में चीन की सेना बराबर घुसपैठ करती रहती है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 7 अप्रैल को चीन के 4 लड़ाकू विमान ताइवान की हवाई सीमा में घुस आए। इससे पहले जनवरी 2022 में चीन की वायुसेना 12 बार घुसपैठ की कोशिश कर चुकी है। 2021 में चीन के फाइटर जेट 239 दिनों में 961 बार ताइवान की सीमा में दाखिल होने की हिमाकत कर चुके हैं। बेशक चीन की सेना ताकत में बहुत ज्यादा है, लेकिन यह भी सच है कि चीन ने कई दशकों से सीधी जंग नहीं लड़ी है। उसकी नई सेना को, नए अफसरों को जंग का कोई अनुभव नहीं है। जिनपिंग को अगर सुपर पावर बनना है तो उसको अपनी सेना की ताकत दुनिया को दिखानी होगी, और इसी मंशा के तहत चीन अपने न्यू ब्रांड गुआंगशी शिप दुनिया को दिखा रहा है। चीन पर यकीन करना दुश्मन को दावत देना है। शी जिनपिंग ने अपने सबसे जिगरी दोस्त को भी धोखा दे दिया है। यूक्रेन युद्ध के 58 दिन में पता चला कि चीन ने रूस के साथ यूक्रेन को भी एक जैसे हथियार सप्लाई किए, और अब दोनों देश चाइनीज हथियार से ही एक दूसरे की जान ले रहे हैं। अमेरिका और यूरोप का रूस पर बैन, रूस के रूबल पर संकट, रूस का करोड़ों रूबल बेकार, रूस को करारा झटका, भारी मुश्किल में फंसा रूस, चीन काट रहा चांदी। दुनिया भर की मीडिया में आजकल यही हेडलाइंस छप रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोपियन यूनियन रूस का जब कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो रूस के लोगों का अकाउंट फ्रीज कर दिया। इन अकाउंट्स में जमा रकम कितनी है आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। 630 बिलियन डॉलर। रूस के 2 बड़े बैंकों स्बर बैंक और अल्फा बैंक से ट्रांजैक्शन पर अमेरिका ने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आर्थिक रूप से रूस को तोड़ने की कोशिश में ये सब हो रहा है, लेकिन ये तो होना ही था। लेकिन अब तो वो हो रहा है जिसकी आशंका भी ना थी। चीन की चालबाजी, वो भी रूस के खिलाफ। अगर आप सोच रहे हैं कि शी जिनपिंग तो पुतिन के यार ठहरे तो ये कोरी गलतफहमी है।
जो खुद चीन ने फैलाई है। लेकिन इसकी आड़ में चीन रूस के खिलाफ जो कर रहा है वो दोस्त की पीठ में छुरा मारने जैसा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझना बिल्कुल आसान है। चीन का धोखा नंबर 1, यूक्रेन और रूस दोनों को ड्रोन।